अध्याय 17 अरब राष्ट्रीयता। पिछली शताब्दी में पश्चिम के देशों के संपर्क में आने के कारण तथा उनकी साम्राज्यवादी नीति का शिकार होने के कारण अरब देशों में राष्ट्रीयता की भावना को अत्यधिक बल मिला। इसकी दो विशेषताएं मुख्य रूप से उल्लेखनीय हैं। प्रथम, इसका पश्चिमी साम्राज्यवाद का प्रबल विरोध तथा राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति। अंग्रेजों ने 1879 में मिस्र के शासक खदीव इस्माइल की दुर्बल आर्थिक व्यवस्था का लाभ उठाते हुए मिस्र पर अपना प्रभुत्व बढ़ाना प्रारंभ कर दिया था और 1882 तक अंग्रेजों ने मिस्र को अपने अधिकार में कर लिया। 1896 में उन्होंने सूडान पर भी विजय प्राप्त कर ली। प्रथम विश्व युद्ध के समय यद्यपि उन्होंने तुर्क साम्राज्य के विरुद्ध अरबों को भड़काते हुए उनमें राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न की, किंतु इसकी प्राप्ति के बाद तुर्क साम्राज्य के 3 अरब प्रदेश फिलिस्तीन, इराक तथा जॉर्डन ब्रिटेन को अधिष्ट राज्य के रूप में प्राप्त हुए और सीरिया व लेबनान फ्रांस को मिले। अरबों ने प्रथम महायुद्ध के बाद विदेशों के प्रभुत्व से मुक्त होने के लिए एक प्रबल आंदोलन चलाया। द्वितीय विशेषता सामाजिक व आर्थिक सुधारों को लागू करना है। ब्रिटेन मूलतः एक व्यापारिक देश है। उसके अपने आर्थिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए अरबों पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व बनाए रखने की नीति का अवलंबन किया। पश्चिमी देशों के साम्राज्यवादी शोषण नीति के कारण इन देशों की अर्थव्यवस्था का समुचित विकास नहीं हो सका। अरब राष्ट्रीयता इनके विकास के द्वारा इन देशों की दरिद्रता और भुखमरी दूर करना चाहती थी। उन्हें आर्थिक व राजनीतिक दोनों रूपों में समृद्ध बनाना अरब राष्ट्रीयता का प्रमुख उद्देश्य था। राष्ट्रीयता के कई रूप इस क्षेत्र में हमें देखने को मिलते हैं। नंबर 1, अब तक पश्चिमी देशों द्वारा इनके शोषण का प्रधान केंद्र बने साधनों का राष्ट्रीयकरण है। 1951 में ईरान ने एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी को ईरानी राष्ट्र की संपत्ति बनाने का अधिनियम पारित किया। इसी प्रकार कर्नल नासिर ने 26 जुलाई 1956 को स्वेज नहर की संचालक एंग्लो फ्रेंच कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर दिया। राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य विदेशी कंपनियों से प्राप्त होने वाली अल्प धनराशि को देश हित में व्यय करना था। नंबर 2, राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विदेशी सेनाओं को देश से हटाना और विदेशी अड्डों को समाप्त करना इसका दूसरा महत्वपूर्ण रूप था। विदेशी फौजों का देश में बना रहना न केवल दास्ता का प्रतीक था अपितु राष्ट्रीय गौरव के लिए कलंक था। अतः मिस्र और ईरान ने विदेशी सेनाओं को देश से बाहर खदेड़ने के लिए प्रबल आंदोलन किया। 1958 में जिस समय अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाओं ने लेबनान और जॉर्डन में प्रवेश किया, तब समस्त अरब देशों ने इसकी खुलकर भर्त्सना की और विवश होकर इन सेनाओं को वापस जाना पड़ा। पृष्ठ 252। नंबर 3, विदेशी दास्ता के चंगुल से मुक्ति के लिए उग्र आंदोलन करना अरब राष्ट्रीयता का तीसरा महत्वपूर्ण रूप है। इस प्रकार का आंदोलन अल्जीरिया में हुआ था। नंबर 4, अरब यहूदीवाद और इजराइल के उग्र विरोधी हैं। समस्त अरबों की यह आकांक्षा थी कि यहूदियों को मध्य पूर्व से मार भगाया जाए। अरबों का विचार था कि इजराइल राज्य की स्थापना का अर्थ उन्हें अपनी मातृभूमि से मार भगाना है तथा उन वायदों का उल्लंघन करना है जो अरबों की स्वतंत्रता व एकता के लिए अंग्रेजों ने किए थे। नंबर 5, अरब राष्ट्रीयता का पांचवा रूप पश्चिम का विरोध और उसके समर्थकों का सफाया है। इस प्रकार व्यक्तियों को देशद्रोही मानकर मृत्युदंड दिया जाता है। 70 वर्ष के प्रधानमंत्री नूरी असैयद की हत्या इसका स्पष्ट प्रमाण है। नंबर 6, अरब राष्ट्रीयता का आगामी रूप सब अरब राज्यों की एकता का आंदोलन है। इसके द्वारा समस्त अरबी भाषा भाषी क्षेत्रों को एकता के सूत्र में पिरोने का प्रयास है। इसका प्रारंभ 19वीं शताब्दी की अरब जागृति से हुआ और इसका उद्देश्य एक धर्म, एक नस्ल और एक भाषा के आधार पर नवीन राज्य गठित करना है। 22 मार्च 1945 को मिस्र, लेबनान, इराक, सीरिया, ट्रांसजॉर्डन, सऊदी अरब तथा यमन के प्रतिनिधियों ने काहिरा में एक चार्टर पर हस्ताक्षर करके एक संगठन की रचना की जिसे उन्होंने अरब लीग नाम दिया। प्रथम महायुद्ध के समय से शताब्दियों से दास्ता में जकड़े हुए अरब देशों में भी प्रतिक्रिया हुई और राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता की भावना उनके हृदय में उत्तरोत्तर बलवती होने लगी, जो वर्तमान समय में संकट का प्रमुख कारण बना। विभिन्न विदेशी शक्तियों के प्रभाव क्षेत्र अरब देशों की इन घटनाओं की वास्तविकता समझने के लिए आवश्यक है कि अरब राष्ट्रों के राजनीतिक जीवन की समीक्षा की जाए। पश्चिमी एशिया में यूरोप के देशों के प्रभाव से पूर्व तुर्की साम्राज्य की स्थिति अत्यंत सुदृढ़ थी। तुर्कों ने प्रारंभ में अनेक अरब नगरों पर आक्रमण किए और इराक, सीरिया और मध्य एशिया के विस्तृत भाग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया।
मिस्र व उत्तरी अफ्रीका पर भी उन्होंने अपना प्रभुत्व 16वीं शताब्दी में स्थापित कर लिया था। यूरोप के सीमावर्ती पूर्वी क्षेत्र पर भी तुर्कों का अधिकार हो गया था, किंतु धीरे धीरे स्थिति बदलने लगी और तुर्की यूरोप में बीमार व्यक्ति बनकर रह गया। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में बाल्कन प्रायद्वीप के प्रदेशों ने तुर्की के प्रभुत्व से मुक्त होने का प्रयास किया, जिससे तुर्की का प्रभुत्व क्षेत्र उत्तरोत्तर कम होने लगा। प्रथम महायुद्ध में टर्की जर्मनी के साथ था और उसे भी अपने मित्र की पराजय के दुष्परिणामों का शिकार बनना पड़ा। सेवर्स की संधि के द्वारा तुर्की को छिन्न भिन्न कर दिया गया। तुर्की साम्राज्य से अरेबियन, फिलिस्तीन, सीरिया व इराक छीन लिए गए और जो नए देश अस्तित्व में आए वे स्वतंत्र न होकर ब्रिटेन व फ्रांस के अधिष्ठ थे। टर्की का एक बड़ा भाग छिन जाने के बाद भी युवा तुर्कों ने कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की को एक प्रजातांत्रिक गणतंत्र बनाने का प्रयास किया। ये तुर्की को मुस्लिम राज्य बनाने के स्थान पर उसका यूरोपीयकरण करने के पक्ष में थे, इसलिए तुर्की एशिया और मध्य पूर्व के स्वप्नों और महत्वाकांक्षाओं में सम्मिलित नहीं हुआ। पराजित तुर्की के साथ की गई सेवर्स की संधि के कारण ब्रिटेन, फ्रांस तथा इटली के प्रतिनिधियों में अनेक विवाद उठ खड़े हुए, जिसके परिणाम स्वरूप तुर्की में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। यूनान द्वारा एशिया माइनर पर आधिपत्य स्थापित कर लिए जाने से तुर्की के कमाल पाशा ने यूनानियों को भगाकर नए राष्ट्रवाद का परिचय दिया। पृष्ठ 253। लॉसेन की संधि ने कमाल पाशा को तुर्की का राष्ट्रपति स्वीकार किया तथा मित्र राष्ट्रों को काले सागर में युद्धपोत ले जाने का अधिकार प्राप्त हो गया। ये तुर्की और रूस दोनों के लिए अहितकर था। अतः जब तुर्की और ब्रिटेन मोसल के प्रश्न पर इराक से संघर्षरत थे, तब रूस ने तुर्की के साथ तटस्थता और मित्रता की संधि कर ली, किंतु दोनों के संबंधों में घनिष्ठता नहीं आई। लॉसेन की संधि को तुर्की ने हृदय से स्वीकार नहीं किया था और उसकी इच्छा थी कि पश्चिम के देश इसका खंडन करें, किंतु हिटलर के आक्रमण से भूमध्य सागर को खतरा उत्पन्न होने से पूर्व ये संभव नहीं हुआ। रूस और ब्रिटेन दोनों के हितों को ध्यान में रखकर मॉन्ट्रो कन्वेंशन किया गया। इसके पश्चात तुर्की का पश्चिमी के देशों से निकट संपर्क आंग्ल तुर्की घोषणा और तुर्की, ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य समझौते से हुआ। 1941 में आंग्ल रूसी मैत्री के समय तुर्की को यह आश्वासन दिया गया कि मॉन्ट्रो कन्वेंशन की मर्यादा को निभाएंगे। युद्धकालीन दोनों शक्ति गुट धीरे धीरे पश्चिमी एशिया में अपने प्रभुत्व को बढ़ाने के इच्छुक थे। तेल की खुदाई के लिए पश्चिम के देश और भी इस ओर आकर्षित होने लगे थे, इसलिए पश्चिम देश महायुद्ध के भय और हस्तक्षेप की भावना के कारण परस्पर निकट आने लगे। तुर्की की नीति प्रारंभ में राष्ट्रवादी, धर्मनिरपेक्षवादी और साम्राज्यवादी विरोधी रही। उसका झुकाव रूस की ओर अधिक था, परंतु बाद में स्थिति बदलने लगी थी। वो मध्य पूर्व के देशों में स्वतंत्रता संग्राम का नेता स्वीकार किया जाने लगा और अफगानिस्तान व फारस के साथ उसने मैत्री संधियां भी की। 1937 में सादाबाद समझौते के पश्चात रूस व तुर्की के संबंधों में तनाव आना प्रारंभ हो गया था। रूस डार्डेनेलिस और बोस्फोरस की खाड़ी पर अपना प्रभुत्व बनाना चाहता था, ताकि अन्य बड़े राष्ट्र उसके विरुद्ध इस क्षेत्र में कोई कार्यवाही न कर सकें। जिस समय जर्मनी और रूस में अनाक्रमण संधि हुई, उस समय भी तुर्की के साथ काले सागर के राष्ट्रों से रूस समझौता करना चाहता था। 1942 में तुर्की के विदेशी मंत्री की असफल मास्को यात्रा के बाद तुर्की, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर हुए। यूरोप में युद्ध की समाप्ति के बाद रूस ने तुर्की के साथ की गई 1925 की संधि का खंडन किया। पोत्सदाम सम्मेलन में मॉन्ट्रो कन्वेंशन पर पुनः विचार के समय अमेरिका और रूस ने अपने अपने दृष्टिकोण से संशोधन प्रस्तुत किए, जिससे दोनों में शीत युद्ध तीव्र हो गया। रूस के दबाव से जब यूनान की स्थिति खराब होने लगी, तब अमेरिका ने आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। अभी तक तुर्की पश्चिमी गुट का महत्वपूर्ण देश है। बगदाद संधि और नाटो के सदस्य के रूप में उसने शीत युद्ध को पश्चिमी एशिया में ला दिया है। पाकिस्तान से भी ये सुरक्षा संधि से जुड़ा है। इस प्रकार वो पश्चिमी एशिया के राष्ट्रवाद की उपेक्षा करके अब यूरोप के गुट में सम्मिलित है। वर्तमान अरब देश। वर्तमान अरब देशों को मोटे रूप में 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 मिस्र, सीरिया, यमन, इराक, जोर्डन, लेबनान, सऊदी अरब और सूडान। ये 8 राज्य प्रथम भाग में हैं। नंबर 2 द्वितीय भाग में उत्तरी अफ्रीका के देश हैं, जिनमें लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और मोरक्को सम्मिलित हैं। नंबर 3 फारस की खाड़ी के 12 छोटे देश तीसरे भाग के अंतर्गत आते हैं। इन पर इंग्लैंड का प्रभाव है और वो ही इनकी विदेश नीति का संचालन करता है।
वहाँ नाम मात्र के लिए शेखों और सुल्तानों का शासन है, जो इंग्लैंड की सहायता और सहयोग से जनता की राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलते रहते हैं। पृष्ठ 254। मिस्र आधुनिक समय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अरब देश है। वहाँ पर राष्ट्रवादी आंदोलन किसानों द्वारा चलाया जाकर भी उन्नति की पराकाष्ठा पर पहुँच गया है। साम्राज्यवादी देशों के लालचपूर्ण कृत्य इतने आलोच्य हो गए हैं कि अरब राष्ट्रवाद को पनपने का समुचित अवसर प्राप्त हो गया है। मिस्र इस राष्ट्रवाद का अग्रदूत है। मिस्र के सामरिक महत्व के कारण सभी देश मिस्र में अपना अपना प्रभाव फैलाने के लिए उत्सुक हैं और कोई भी राष्ट्र मिस्र के साथ तनावपूर्ण संबंध बनाना नहीं चाहता। 1914 में मिस्र ब्रिटेन का रक्षित राज्य था, परंतु महायुद्ध के बाद जगलुल पाशा के नेतृत्व में मिस्र के राष्ट्र प्रेमियों ने ब्रिटेन से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। ब्रिटेन द्वारा मांग अस्वीकार किए जाने के कारण वहां उपद्रव हुए। फलतः 1920 में नेलेनर आयोग के माध्यम से मिस्र को एक स्वाधीन राष्ट्र की मान्यता प्रदान की गई, परंतु जो सुविधाएं मिस्रवासियों को प्राप्त हुई उससे उन्हें संतोष नहीं हुआ। निरंतर संघर्ष के कारण 1936 में मिस्र को स्वतंत्र प्रदेश का स्तर प्राप्त हुआ। 1945 में मिस्र के राष्ट्रवादियों ने मिस्र से ब्रिटिश सेना हटाए जाने की मांग की। अरब लीग की स्थापना के बाद मिस्र ने उनका पूर्ण सहयोग किया। निरंतर होने वाली राजनीतिक उथल-पुथल के कारण काहिरा में जनरल नजीब के नेतृत्व में 1952 में सैनिक क्रांति का प्रस्फुटन हुआ, किंतु शीघ्र ही प्रतिक्रांति के द्वारा सत्ता से नजीब को हटाकर नासिर ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। नाजिब ने सैनिक क्रांति के बाद अनेक सुधार किए थे, जिसके कारण उसे क्रांति दूत ही नहीं अपितु क्रांति का मसीहा समझा जाता था। नासिर ने भी उसके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। अपनी राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर 26 जुलाई 1956 को नासिर ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इससे साम्राज्यवादी देशों को धक्का लगा और उन्होंने मिस्र पर आक्रमण कर दिया। सभी यूरोपीय देशों के इस आक्रमण का रूस, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र संघ ने विरोध किया। अतः 7 नवंबर 1956 को ये महायुद्ध बंद हो गया। इससे पूर्व भी मिस्र में नए संविधान के अनुसार गणतंत्र स्थापित कर दिया गया। नासिर को राष्ट्रपति का पद प्राप्त हो गया। उसने साम्राज्यवादी देशों की लोलुपता को देखते हुए सीरिया व मिस्र का एकीकरण कर दिया, जिससे अरबों में राष्ट्रवाद की भावना और भी प्रबल हो गई। सीरिया संयुक्त अरब गणतंत्र का एक महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ पर 1914 में अंग्रेजों के समर्थक शाह फैजल का शासन था, जो शेरिफ हुसैन का पुत्र था, परंतु कालांतर में फ्रांस ने शाह फैजल को पराजित करके वहां अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। सीरिया के राष्ट्रवादियों ने फ्रांस के विरुद्ध विद्रोह किए, परंतु वो स्वतंत्रता के सिद्धांत के आधार पर सीरिया को मुक्त करने के लिए बाध्य हुआ और 1936 में सीरिया की पूर्ण स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब पुनः फ्रांस ने सीरिया में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया, तब सीरिया के अधिकारियों ने जर्मनी से साठगांठ की, जिसके कारण ब्रिटेन ने 1941 में सीरिया व लेबनान पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। परंतु 8 जून 1941 को फ्रांस की पराजय के बाद इन दोनों प्रदेशों को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। फ्रांस को वहां पर कोई विशेष सुविधाएं प्राप्त नहीं हुई और संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा के अनुसार फ्रांस की सेना ने सीरिया व लेबनान खाली कर दिया। इस प्रकार सीरिया व लेबनान से विदेशी प्रभुत्व का अंत हो गया। सीरिया में सैनिक विद्रोह के कारण कई बार सत्ता में परिवर्तन हुआ। अंत में 1 फरवरी 1958 को उसे संयुक्त अरब गणतंत्र में सम्मिलित कर लिया गया। पृष्ठ 255। सीरिया अरब देशों में सर्वाधिक राष्ट्रवादी देश है। वो पश्चिम के देशों के गुटबंदी से अलग है। रूस के साथ उसके मैत्रीपूर्ण संबंध है और मिस्र से उसकी विशेष घनिष्ठता है। मिस्र उसकी सीमा को सुरक्षित रखता है, जो तुर्की से मिली हुई है। यमन अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम कोने पर अवस्थित यमन एक छोटा देश है। यहाँ पर इमाम अहमद इब्न नासिर ली दीन अल्लाह का शासन है। यमन प्रारंभ में तुर्की के पक्ष में था, किंतु कालांतर में उसने इटली से संधि कर ली। 1834 में ब्रिटेन और सऊदी अरब से संधि के बाद यमन को संयुक्त सत्ता प्राप्त हुई और वो यूनाइटेड किंगडम का सदस्य बन गया। यमन में राजतंत्रात्मक व्यवस्था है, परंतु बिखरी हुई कबायली खानाबदोश जातियों के कारण वो अत्यंत पिछड़ा हुआ है, किंतु इसमें राष्ट्रवाद की उष्णता है। अतः मिस्र और सीरिया द्वारा 1950 में संयुक्त अरब गणतंत्र की स्थापना के बाद यमन भी इस संघ में सम्मिलित हो गया। यमन के कबायली सैनिकों द्वारा ब्रिटिश संरक्षित क्षेत्र अदन की सीमाओं पर उपद्रव मचाना इस बात का प्रमाण है कि उसमें राष्ट्रवाद की भावना विद्यमान है। इराक
प्रारंभ में इराक पर तुर्की का प्रभुत्व था, किंतु प्रथम महायुद्ध के समय वो ब्रिटेन के अधीन था। वहाँ राष्ट्रवाद की लहर धीरे धीरे फैलती जा रही थी। 1920 में पूर्ण स्वतंत्रता के लिए वहाँ क्रांतिकारी ढंग से मांग उठने लगी, जिसके कारण ब्रिटेन को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। अतः इराक सान रेमो के निर्णय के अनुसार ब्रिटेन के संरक्षण में एक अधिष्ठित क्षेत्र बना। 1924 में वहाँ संसदीय पद्धति लागू की गई, किंतु राजनीतिक सुविधाओं और स्वतंत्रता के लिए निरंतर आवाज तीव्र होती गई। 1932 में इराक ब्रिटेन के प्रभुत्व से मुक्त होकर स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद राष्ट्र संघ का सदस्य बना। द्वितीय महायुद्ध में इराक अंतर्राष्ट्रीय तनाव का अखाड़ा बना। 1948 में इराक ब्रिटिश संधि पर पुनर्विचार के बाद पोर्ट्समाउथ में हस्ताक्षर हुए, परंतु इसी बीच प्रतिरक्षा संधि के प्रश्न पर बगदाद में दंगे हुए और पोर्ट्समाउथ संधि की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः 1930 की संधि का लाभ ब्रिटेन को प्राप्त होता रहा, किंतु 1955 की एक नवीन संधि से राष्ट्रवादियों को विशेष सुविधाएं प्राप्त हुई। जोर्डन का अधिकांश भाग मरु प्रदेश है। यहाँ पर बाह्य आर्थिक सहायता के बिना कुछ भी कर पाना संभव नहीं है। जब राष्ट्रवाद के दबाव से नासिर पक्षपाती लोगों के प्रभाव में आ गया तो इजरायली आक्रमण के समय सीरिया तथा सऊदी अरब की सहायता उसे प्राप्त हो गई। उग्र जनमत के साथ साथ जब सुएज कांड हुआ तब जोर्डन और ब्रिटेन के संबंध तनावपूर्ण हो गए थे, परंतु जैसे ही परिस्थिति में कुछ परिवर्तन हुआ, जोर्डन पश्चिमी देशों के गुट के समीप आ गया। पश्चिमी राष्ट्र शाह हुसैन को गद्दी पर स्थापित करना चाहते थे। अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर ने जोर्डन की स्वाधीनता एवं एकता को कायम रखना परमावश्यक बताया है। डलेस भी शाह हुसैन के हाथ सुदृढ़ करना चाहता था, अतः उसे अमेरिका से आर्थिक सहायता भी प्राप्त हुई। ब्रिटेन के मजदूर दल ने अमेरिका के इस कार्य को जबरदस्ती हस्तक्षेप की संज्ञा दी। स्वेस पर आंग्ल फ्रांसीसी आक्रमण की भांति अमेरिका के इस प्रयास की भी अत्यधिक आलोचना हुई। आइजनहावर योजना परिस्थिति को सुलझाने की बजाय खतरे पैदा करने में ही बदनाम हो गई। जोर्डन पर आए इस संकट के कारण राष्ट्रीय अरब दल में फूट पड़ने लगी। लेबनान पर भी अरब राष्ट्रवाद का प्रभाव पड़ा, जिसके कारण वहां अत्यंत संकट में परिस्थिति उत्पन्न हो गई। साथ साथ प्रमुख राजनीतिक दलों एवं व्यक्तियों के आपसी मतभेद, धार्मिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत कलह के कारण इसकी स्थिति इतनी जटिल हो गई कि राष्ट्रपति चामू द्वारा अमेरिकी मदद प्राप्त करने पर अरब जगत में भयंकर संकट उत्पन्न हो गया। पृष्ठ 256। लेबनान के निवासी मुस्लिम लोगों का झुकाव उगते अरब राष्ट्रवाद की ओर है, जबकि ईसाई लोग पश्चिम के समर्थक हैं। स्वेज संकट के समय अरब राष्ट्रवाद एवं मुस्लिम नागरिकों के दबाव के बावजूद राष्ट्रपति चामू ने ब्रिटेन और फ्रांस से कूटनीतिक संबंध विच्छेद करने से मना कर दिया, जिससे वहां आंतरिक संघर्ष उठ खड़ा हुआ। अमेरिकी सेना को लेबनान बुलाए जाने के कारण सर्वत्र विरोध हुआ और चुनाव में चामू विरोधी तत्वों ने उसे पराजित करने की योजना बनाई। 31 जुलाई 1952 को जनरल रोहाब के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से मामला कुछ शांत हुआ, किंतु आंतरिक मतभेद आज भी वहां स्पष्ट रूप से विद्यमान है। अन्य देश, अरबों के अन्य देश सऊदी अरब, ईरान, सूडान, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को तथा फारस की खाड़ी के अरब देश कुवैत, मास्कट, ओमान, बहरीन, कातर तथा टूशल आदि देशों में भी राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ, जिसके कारण उन्होंने पश्चिम देशों की दास्ता के जुए को उतार फेंकने का प्रयास किया। पश्चिम के देश अपनी आर्थिक संपन्नता के कारण अरबों का शोषण करते थे, अतः उन्होंने राजनीतिक विरोध के साथ साथ आर्थिक प्रतिबंधों से भी छुटकारा प्राप्त करने की नीति अपनाई, जिसमें उन्हें पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई। तेल के अथाह भंडार और पश्चिम के देशों की आवश्यकताओं ने अरब राष्ट्रीयता को फलने फूलने का समुचित अवसर प्रदान किया। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, अरब राष्ट्रीयता पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। प्रश्न 2, विभिन्न अरब देशों पर अरब राष्ट्रीयता का क्या प्रभाव पड़ा, समीक्षात्मक व्याख्या कीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, अरब राष्ट्रीयता की 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। प्रश्न 2, अरब राष्ट्रीयता के विभिन्न रूपों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न 3, वर्तमान समय में अरब देशों की राष्ट्रीयता के आधार पर प्रमुख वर्गों में विभाजन कीजिए। प्रश्न 4, मिस्र अथवा सीरिया की राष्ट्रीय गतिविधियों की व्याख्या कीजिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1, 1879 से 1880 में मिस्र का शासक कौन था? नंबर 1, मेहमत अली। नंबर 2, खदीफ इस्माइल। नंबर 3, कमाल पाशा। नंबर 4, इब्राहिम पाशा। सही उत्तर है नंबर 2, खदीफ इस्माइल। प्रश्न 2, सुएज नहर के संचालक एंग्लो फ्रेंच कंपनी का राष्ट्रीयकरण कब हुआ?
नंबर 1 1947 ईस्वी, नंबर 2 1952 ईस्वी, नंबर 3 1956 ईस्वी, नंबर 4 1961 ईस्वी। सही उत्तर है नंबर 3 1956 ईस्वी। प्रश्न 3, अरब देशों में आधुनिक समय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देश कौन सा है? नंबर 1 सीरिया, नंबर 2 मिस्र, नंबर 3 जॉर्डन, नंबर 4 लेबनान। सही उत्तर है नंबर 2 मिस्र। पृष्ठ 257 नंबर 4, सन 1920 में किस आयोग के माध्यम से मिस्र को एक स्वाधीन राष्ट्र की मान्यता प्रदान की गई थी? नंबर 1 निशस्त्रीकरण आयोग, नंबर 2 वुडहेड आयोग, नंबर 3 सज्जीकरण आयोग, नंबर 4 नेल नर आयोग। सही उत्तर है नंबर 4 नेल नर आयोग। प्रश्न 5, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? नंबर 1 26 जुलाई 1956, नंबर 2 31 जुलाई 1957, नंबर 3 13 जनवरी 1948, नंबर 4 20 फरवरी 1950। सही उत्तर है नंबर 1 26 जुलाई 1956। प्रश्न 6, सन 1914 में सीरिया का शासक कौन था? नंबर 1 शेरिफ हुसैन, नंबर 2 शाह आदिल, नंबर 3 शाह फैजल, नंबर 4 अब्दुल नासिर। सही उत्तर है नंबर 3 शाह फैजल। प्रश्न 7, सीरिया को संयुक्त अरब गणतंत्र में कब सम्मिलित किया गया? नंबर 1 फरवरी 1958, नंबर 2 10 जनवरी 1954, नंबर 3 14 जुलाई 1957 और नंबर 4 10 अगस्त 1958। सही उत्तर है नंबर 1 फरवरी 1958। प्रश्न 8, भौगोलिक दृष्टि से यमन राज्य अरब प्रायद्वीप के किस भाग में स्थित है? नंबर 1 उत्तर पश्चिम, नंबर 2 दक्षिण, नंबर 3 दक्षिण पश्चिम, नंबर 4 दक्षिण पूर्व। सही उत्तर है नंबर 3 दक्षिण पश्चिम। प्रश्न 9, यमन राज्य के शासन का स्वरूप किस प्रकार का है? नंबर 1 गणतंत्रात्मक, नंबर 2 राजतंत्र, नंबर 3 एकतंत्रीय, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है नंबर 2 राजतंत्र। प्रश्न 10, मिस्र और सीरिया द्वारा संयुक्त अरब राज्य की स्थापना कब की गई? नंबर 1 1948 ईस्वी, नंबर 2 1954 ईस्वी, नंबर 3 1957 ईस्वी, नंबर 4 1950 ईस्वी। सही उत्तर है नंबर 4 1950 ईस्वी। प्रश्न 11, प्रथम विश्व युद्ध के समय इराक पर किस देश का आधिपत्य था? नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 इंग्लैंड, नंबर 3 रूस, नंबर 4 जर्मनी। सही उत्तर है नंबर 2 इंग्लैंड। प्रश्न 12, इराक को ग्रेट ब्रिटेन के आधिपत्य से कब मुक्ति मिली? नंबर 1 1927 ईस्वी, नंबर 2 1934 ईस्वी, नंबर 3 1932 ईस्वी, नंबर 4 1924 ईस्वी। सही उत्तर है नंबर 3 1932 ईस्वी। प्रश्न 13, इराक राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? नंबर 1 1932 ईस्वी, नंबर 2 1939 ईस्वी, नंबर 3 1922 ईस्वी, नंबर 4 1929 ईस्वी। सही उत्तर है नंबर 1 1932 ईस्वी। पृष्ठ 258